ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बंगाल हिंसा के बाद आज ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ जमकर बरसी, लेकिन धर्म के नाम पर संवेदनशीलता दिखाने आई ममता के बयानों में कैसे सियासत ज्यादा दिखी, ये आज हमारी कवर स्टोरी होगी। बंगाल में आज सीएम ममता बनर्जी ने इमाम संवाद किया तो बीजेपी ने हिंदू शहीद दिवस मनाया। बंगाल में शुरू हुए इस धर्म युद्ध ने कैसे 2026 का चुनावी बिगुल फूंक दिया, हम दिखाएंगे। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्जशीट की पूरी डिटेल आपके सामने होंगी। दिखाएंगे कैसे लड़ाई कानून का शिकंजा वर्सेस बदले की राजनीति में तब्दील हो गई है, ये खबर आपके सामने होगी। और बीजेपी क्यों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बंगाल बुला रही है, इसी पर रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट ममता वर्सेस योगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आज बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से की गई पावरफुल पॉलिटिकल बैटिंग की करेंगे। इस पॉलिटिकल बैटिंग में ममता बनर्जी ने हिंसा के बहाने सियासी ग्राउंड में उन्हें घेर कर खड़े हर विरोधी की तरफ जमकर सियासी शॉट्स लगाए हैं। आक्रामक अंदाज और तल्ख तेवरों के साथ ममता बनर्जी ने अपने दामन पर लगे हिंसा के दाग धोने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो हिंसा की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आई है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में वक्फ और हिंसा के मुद्दे पर इमामों के साथ संवाद किया। ये संवाद हिंसा के बाद संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश थी या सियासी दिखावा, अब इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। स्टेडियम में ममता बनर्जी के मंच पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधि नजर आए। इसके जरिए ममता बनर्जी ने सर्वधर्म समभाव का संदेश देने की कोशिश की, सभी धर्मों के बीच भाईचारा कायम करने की अपील की। इसी मंच से बंगाल हिंसा पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र में सत्ता चला रही बीजेपी के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को भी टारगेट पर लिया। ममता बनर्जी ने जो कहा उसकी बड़ी बातें भी आपके सामने रख देते हैं। ममता बनर्जी ने बोला कि राजस्थान, कर्नाटक के वीडियो बंगाल हिंसा का बनाकर दिखाए गए। बीजेपी बंगाल हिंसा के झूठे और फेक वीडियो दिखाती है। बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। वक्फ पर नीतीश कुमार चुप बैठे हैं, चंद्रबाबू नायडू चुप बैठे हैं। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। बॉर्डर सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है। घुसपैठियों को आने क्यों दिया गया? बंगाल में दंगे की सुनियोजित साजिश हुई है। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा हमला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर जुबानी तीर चलाए थे। आज ममता बनर्जी ने भी योगी के जुबानी हमले पर कड़ा पलटवार किया। पहले आपको दोनों के बयान सुनवाते हैं, इसके बाद ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, पब्लिक दिया नहीं दिया, बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मरा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी ने भी बंगाल हिंसा पर आज वही किया जो बाकी पार्टियां या उनके विरोधी कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी ने सियासत तो खूब की, लेकिन शायद हिंसा के पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने में वो पीछे रह गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया, लेकिन हिंसा के पीड़ितों के प्रति एक शब्द नहीं कहा, पलायन पर कुछ नहीं बोली। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए, लेकिन अपनी पुलिस की नाकामी पर वो खामोश रही। दंगे रोकने की अपनी जिम्मेदारी से किनारा करती नजर आई।
ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी के तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते कानून व्यवस्था को लेकर अपनी जिम्मेदारी पर कुछ नहीं कहा। ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को अपने मंच पर तो बुलाया, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा के किसी भी पीड़ित से जाकर मुलाकात नहीं की। अब हिंसा के बाद एक बार फिर बीजेपी टीएमसी के बीच उठ रही जुबानी चिंगारियां आपको दिखाते हैं। इसके बाद टीएमसी की तरफ से बीएसएफ को लेकर उठाए जा रहे सवालों का विश्लेषण करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, आके झूठा वीडियो दिखाता है। 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिखता है? हौसले दोनों ही जगह उग्रवादियों के और हिंदू विरोधियों के उतने ही बुलंद हैं, सरहद के इस पार या उस पार। I will again appeal to Narendra Modi ji. Please see what your home minister is doing. He cannot change the unity of India. अमित शाह जी, आपको तो कोई पहचानता नहीं है, उसको ही पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे इसके लिए। हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने बंगाल की राजनीतिक उठापटक को नया मोड़ दे दिया। आज बीजेपी ने बंगाल हिंसा में मारे गए हिंदुओं के प्रति श्रद्धांजलि के लिए हिंदू शहीद दिवस मनाया। बंगाल में विधानसभा के बाहर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने काले झंडे, काले गमछे के साथ अपना विरोध जताया। शुभेंदु अधिकारी भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सीधे नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से बंगाल आने की अपील कर दी है। उधर ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम संगठनों से दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की बात कही है। बंगाल पर इस दिल्ली यूपी वाली पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। तो क्या शुभेंदु अधिकारी का ये बयान बंगाल में बीजेपी की 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ा है? क्या बीजेपी सीएम योगी वाले मॉडल से बंगाल में वोटों की ध्रुवीकरण का कार्ड चलने जा रही है? क्या बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने बंगाल को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो बंगाल में सीएम योगी का क्या काम, और क्यों शुभेंदु अधिकारी हिंसा रोकने के लिए सीएम योगी से बंगाल आने की अपील कर रहे हैं? वहीं योगी के बंगाल वाले बयान पर अखिलेश भी अंडे डंडे वाला प्रहार कर रहे हैं। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए, हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। मुख्यमंत्री जब भी कोई बात कहते हैं वो आंख बंद करके ही कहते हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे डंडा, जो अंडा बना दिए उत्तर प्रदेश को हर चीज में, वो डंडे की बात कर रहे हैं। राजनीति में शब्दों की बड़ी अहमियत होती है, हर बात का कोई न कोई अर्थ होता है। शुभेंदु के बयान में भी भविष्य का कोई संकेत छिपा है। बीजेपी यूपी के सीएम को बंगाल बुलाने की बात कर रही है। उधर ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिम संगठनों को दिल्ली जाने के लिए कह रही है। यानी ममता बनर्जी वक्फ के विरोध में मुस्लिमों के साथ दिखना तो चाहती हैं, लेकिन अपने सूबे को वक्फ पर सियासत का सेंटर नहीं बनने देना चाहती। दीदी कि हम लोग आप लोगों को दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ये सरकार रहता है, मोदी सरकार जी, और उन्होंने ये बिल पास किया, जबरदस्ती थोप दिया। अब बीजेपी को ममता बनर्जी की इस बात पे साजिश नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता दंगाइयों को दिल्ली भेजकर राजधानी को बंद करने के लिए उकसा रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी ममता के खिलाफ मैदान में उतर आई है। कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा। यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। आज जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं, हिंदू हो या मुसलमान, कोई सुरक्षित नहीं है। गुंडे, आतताई, टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का
जो ये संगठित उनकी जो तिकड़ी है उसने पश्चिम बंगाल को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर बंगाल हिंसा के बहाने अब 2026 के विधानसभा चुनाव की पिच तैयार की जा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व के सहारे ममता को हराने की रणनीति बनाई थी। 2026 में भी वो इसी के दम पर ममता के किले में सेंध लगाने का दांव चल रही है। उधर ममता बनर्जी हैं जो मुस्लिम वोट बैंक को साध कर खड़ी है और बीजेपी के हिंदुत्व फॉर्मूला को कड़ी चुनौती दे रही है। हिंसा पर राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल हिंसा पर चिंता जाहिर की है। वक्फ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित रहते ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से बार बार बीएसएफ पर साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीएसएफ के बहाने बॉर्डर की सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीएसएफ को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है, घुसपैठियों को आने क्यों दिया गया, केंद्र सरकार क्या कर रही थी। तो शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी झूठे आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बीएसएफ के जरिए बॉर्डर से दंगों की सुनियोजित साजिश हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि बीएसएफ ने गौ तस्करी और मानव तस्करी बंद की। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। बीएसएफ जिसकी शान है, बान है, मान है, वो बराबर बीएसएफ के खिलाफ बोलता है। अमित शाह जी मंत्री बनने के बाद गाय तस्करी बंद हो गया है, ह्यूमन ट्रैकिंग बंद हो गया है, इसलिए उनका दिक्कत हो रहा है। This statement is completely anti-national statement. Failure of BSF. That's why the hooligans from Bangladesh crossing the border, they came into Murshidabad. So who is responsible about the border? BSF. So what was BSF doing? भारत की बात में दूसरी खबर आज नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई है। केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस भड़की हुई है। इसके विरोध में आज कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ईडी के एक्शन को बदले की राजनीति बता रही है। हालांकि इस मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो गांधी परिवार की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। इस खबर को आप लगातार टीवी चैनल्स, अखबारों और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको इससे आगे की खबर बताएंगे। हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि ईडी की चार्जशीट में है क्या, चार्जशीट के बाद सोनिया राहुल का क्या होगा, क्या सोनिया राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी की चार्जशीट में सोनिया राहुल पर क्या आरोप है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ करप्शन के किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसको लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। लेकिन सियासत की बात आगे करेंगे, पहले ईडी चार्जशीट की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस चार्जशीट में केस की पूरी ABCD लिखी हुई है। चार्जशीट पे नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी एक एक अहम डिटेल है। चार्जशीट में इस केस की बुनियाद के सारे सबूत हैं। अब इसी चार्जशीट के जरिए हम गांधी परिवार की हेराल्ड स्टोरी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, उधर गांधी परिवार पर एक नया संकट मंडराने लगा। इस केस को लेकर ईडी की चार्जशीट की एक एक लाइन बहुत अहम है। एबीपी न्यूज के पास चार्जशीट की कॉपी है जिसमें इस केस की शुरुआत से चार्जशीट दाखिल होने तक का जिक्र है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने गलत तरीके और धोखाधड़ी कर नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के जरिए करीब 2000 करोड़ की कंपनी की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए में गांधी परिवार ने हड़प लिया। अधिग्रहण का आरोप यंग इंडियन कंपनी पर लगा, जिसके 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास थे। बाकी 24% शेयर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो गांधी परिवार के सहयोगी थे। भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। जहां कानून अपना काम कर रहा है वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस साजिश के कई किरदार थे जिन्होंने करोड़ों की हेरफेर की। चार्जशीट के मुताबिक AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने AJL को 90.21 करोड़ का लोन दिया। 50 लाख में यह कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडियन ने लोन को AJL के शेयर में बदल दिया और इस तरह AJL की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिल गई। AJL के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्ति थी जिसका कंट्रोल सोनिया और राहुल गांधी को मिल गया। चार्जशीट में आरोप है कि यंग इंडियन ने खुद को नो प्रॉफिट संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया था और साजिश के तहत गांधी परिवार को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया। जगह जगह नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने भी एक सुर में बीजेपी पर सवाल उठाए। बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज़ गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। चारों ओर माहौल बनाना देश के अंदर, डेमोक्रेसी की हत्या करने के काम करते हैं। एक बार जांच हो चुकी है, क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कुछ दम नहीं है। ईडी का आरोप है कि इस केस में 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत भारत के कई शहरों में 661 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया। नेशनल हेराल्ड का प्रकरण लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर मोदी जी ईडी, IT, CBI को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। इस परिवार ने नेशनल हेराल्ड के खाते से 1 रुपए भी निजी काम के लिए, निजी हित के लिए नहीं लिया है। ईडी की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। लेकिन इतना तय है कि चार्जशीट के बाद गांधी परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आते ही कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आई, जिसे लेकर आज पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि AJL यंग इंडियन का सच। यंग इंडियन ने AJL को टेक ओवर कर लिया, झूठ। गांधी परिवार इससे खूब पैसा बना रहा है, झूठ। सोनिया जी और राहुल जी ने पैसे की हेराफेरी की, झूठ। जयराम रमेश ने अपनी इस एक्स पोस्ट में और भी कई दावे किए। उन्होंने लिखा, AJL पर कर्ज चढ़ा तो कांग्रेस ने 2002 से 2011 के बीच बैंक ट्रांजैक्शन और चेक से 90 करोड़ का लोन दिया। यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन ने AJL का टेक ओवर नहीं किया है। AJL के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद AJL की सारी प्रॉपर्टी का आकलन 359 करोड़ किया है। जो जनता की मुद्दे हैं उस पर तो बहस नहीं होने देंगे, संसद के अंदर और संसद के बाहर। और सूत्रधार 2 व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता और हमारी पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कुल 7 आरोपियों के नाम हैं। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। राहुल गांधी को ईडी ने आरोपी नंबर 2 बनाया है। इसके बाद सुमन दुबे आरोपी नंबर 3, सैम पित्रोदा आरोपी नंबर 4 है। इसके बाद यंग इंडिया को ईडी ने आरोपी नंबर 5 बनाया है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को ईडी ने आरोपी नंबर 6 और सुनील भंडारी को आरोपी नंबर 7 बनाया है। इस केस में अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगर अदालत जांच एजेंसी की तरफ से दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेती है तो इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल और अन्य आरोपियों को समन जारी हो सकता है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के दौरान तमाम आरोपियों को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी। अदालत में पेश होने के बाद आरोपी जमानत की मांग करेंगे तो अदालत तय करेगी कि क्या सबूत और तथ्यों को देखते हुए आरोपियों को जमानत दी जा सकती है या फिर नहीं। अगर जांच एजेंसी आशंका जाहिर करती है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं तो ऐसे में जांच एजेंसी अदालत में जमानत याचिका का विरोध कर सकती है। अदालत में कानूनी दांवपेच आजमाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज इस मामले को लेकर दिन भर कांग्रेस ने ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।
तो कलकत्ता से लेकर लखनऊ और हिमाचल प्रदेश तक ईडी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यानी सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक आज इस मामले की गूंज सुनाई देती रही। कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई तथ्य कोई मांगता है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी बीजेपी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। अब सवाल है कि जो ईडी बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उस ईडी ने अब तक कितने केस में सजा दिलवाई है। इसको लेकर हमने रिसर्च की तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कुछ आंकड़े मिले। इसके मुताबिक पिछले 10 साल में सांसदों, विधायकों समेत 193 नेताओं के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किए हैं। 193 मामलों में से सिर्फ 2 मामलों में ही ईडी दोष साबित कर पाई है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी 4 सालों में यानी 2015 से 2019 में ईडी ने 42 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ईडी ने 2019 से 2024 के बीच 138 नेताओं पर केस दर्ज किए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ईडी ने पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच 13 नेताओं पर केस दर्ज किए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, हिंदुस्तान यही है। जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है, जाने बोली है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना। राजनीति भी कमाल की चीज है। वक्त की नजाकत और मौके के हिसाब से कभी बिना नाम लिए और कभी सीधा नाम लेकर हमले किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक यही हो रहा है। तस्वीरें उस बैठक की हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज इमामों के साथ की है। ये बैठक वक्फ कानून को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें ममता हुंकार भर रही थी कि वो वक्फ कानून के खिलाफ इमामों के साथ खड़ी हैं। लेकिन इसी बैठक में दीदी देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसी। दरअसल कल ही योगी ने मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर दीदी पर निशाना साधा था और आज ममता ने मंच पर बयानों की बंदूक योगी की तरफ घुमा दी। दोनों सीएम एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। योगी दंगों का हिसाब मांग रहे हैं तो ममता बनर्जी कुंभ की भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा मांग रही हैं। तो चलिए आज भारत की बात में आपको बताते हैं कि आखिर ममता वर्सेस योगी के इस युद्ध के पीछे की राजनीति क्या है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की दहाड़ कही जाने वाली ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के शेर कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ दोनों आमने सामने हैं। सबसे बड़ा भोगी है। देख रहे होंगे बंगाल चल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप, दंगाइयों को शांति दूत कहती है
अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी और ममता ने एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार किए हैं। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने योगी को अपना चेहरा बनाकर बार बार दीदी को घेरने के लिए भेजा है। दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं। और जब जब योगी बंगाल पहुंचे हैं, ममता बनर्जी ने भी उन पर तीखा पलटवार किया है। उनको बोलो पहले यूपी तो संभाले, पहले यूपी तो संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है। पहले यूपी संभालने दो। वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, फिर ममता बनाम योगी का राजनीतिक युद्ध क्यों शुरू हुआ है? तो जवाब के लिए ये तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मस्जिद के इमामों की एक बैठक बुलाई थी। आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ था और इस बैठक को संबोधित करने के लिए जब ममता ने माइक संभाला तो वो बेहद गुस्से में भरी हुई दिखाई दी। मैं हर धर्म का बात करती है। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। कई बार ममता का क्रोध इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज तक कांप रही थी। अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है। करीब 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में ममता दीदी मोदी सरकार से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर बरसती रही। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी अचानक इतनी हमलावर क्यों है? बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं, साफ होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि ममता इमामों की बैठक बुलाकर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही थी? क्या ममता कोई संदेश देना चाहती थी? तो इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में केंद्र सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुसलमानों से एकजुट रहने की अपील की थी। तो दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी ने हुंकार भरी थी कि किसी भी कीमत पर वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी और इसी के बाद पूरे बंगाल में वक्फ कानून के विरोध शुरू हो गया। पहले विरोध, फिर प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन को हिंसा में बदलने में वक्त नहीं लगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ गुंडागर्दी चलता है।
तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की हैं, जहां 8 अप्रैल से हिंसा की शुरुआत हुई थी और फिर इसी मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में 11 और 12 अप्रैल को भयानक हिंसा भड़की थी। चुन चुन कर घरों को जला दिया गया और दुकानें फूंक दी गई थी। 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। नतीजा ये हुआ कि दंगा प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने लगे, सुरक्षा के लिए स्कूलों में शरण लेने लगे और ममता सरकार पर ही सवाल उठने लगे। मुर्शिदाबाद में दंगे और दंगों के बाद पलायन की तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बनी और बीजेपी को ममता बनर्जी और उनकी कानून व्यवस्था पर हमला करने का मौका मिल गया। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी? यह डेमोक्रेसी नहीं है। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। उन्होंने इन उग्रवादी तत्वों को इतना सर चढ़ा लिया था कि आज अगर ममता जी यह समझ भी रही हो कि गड़बड़ हो रहा है तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दंगों को लेकर सिर्फ पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अटैक नहीं किया, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता को इस बात की नसीहत दे डाली कि दंगों से कैसे निपटा जाता है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने ममता पर हमला किया तो 24 घंटे के भीतर दीदी ने हमले का जवाब दे दिया। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ। कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। ममता बनाम योगी का राजनीतिक युद्ध एक कदम तब और आगे बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ये बयान दे दिया। जाने बोली है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना। जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए, यूपी होकर जाइए, यूपी होकर जाइए। योगी आदित्यनाथ जी है और दिल्ली का पुलिस का अमित शाह जी का हाथ में है। केंद्र सरकार वक्फ कानून को लेकर आई है, लेकिन वक्फ कानून पर पक्ष बनाम विपक्ष के 2 चेहरे ममता और योगी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटों की राजनीति करते हैं और ममता मुस्लिम वोटों की राजनीति। वक्फ बिल जब पेश हुआ तो बिल का विरोध कर रहे मुसलमान सरकार में शामिल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, क्योंकि ये वो नाम है जो सेकुलर होने की बात करते हैं। लेकिन वक्फ बिल पर दोनों नेताओं ने सरकार का साथ दिया और अब ममता न सिर्फ नीतीश नायडू पर हमला कर रही हैं, बल्कि वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज बनने की कोशिश भी कर रही है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं नीतीश बाबू, चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था,
नहीं देना चाहिए था। वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन ये वो मौका है जब ममता साबित करना चाहती हैं कि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि देश के मुसलमानों के साथ खड़ी है। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ममता ने इमामों की जो बैठक बुलाई थी, उसमें मंच पर 2 भगवाधारी भी दिखाई दिए और ममता हर धर्म को साथ लेकर चलने की बात भी कर रही थी। हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी के लिए मुस्लिम वोट क्या मायने रखता है, वो भी देख लीजिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 75% मुसलमानों का वोट मिला था। 42% ऊंची जातियों ने ममता को वोट दिया था। ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर खुद को स्थापित करती हैं, लेकिन उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। तो मुझे लगता है आज ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हिंदुओं के हित को सर्वोपरि रखने वाले सीएम के तौर पर जाना जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अब समझिए कि गेम क्या है। पिछले कुछ साल से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब तक ममता के किले को हिला नहीं पाई है। ममता के पास मुस्लिम वोट बैंक एकजुट है और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करके बीजेपी की तरफ लाने के लिए पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार बंगाल की सियासी रणभूमि में योद्धा बनाकर भेजती है। भारत माता की। वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं, यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट कितना मायने रखता है, उसे इस आंकड़े से समझिए। यूपी में हिंदुओं की आबादी करीब 80% है, जबकि मुस्लिमों की 19%। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी करीब 71% है और मुस्लिमों की 27%। ममता बनर्जी लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चुनाव जीत चुकी हैं और चौथी बार सीएम बनने के लिए वो जानती हैं कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट चाहिए और इसीलिए वो हिंदू वोट में सेंध लगाने के लिए आ रहे योगी पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। उत्तर प्रदेशের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ममता बनर्जी 7 बार लोकसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं और लोकसभा में 27 साल से ज्यादा का अनुभव है। ममता की ताकत यह है कि वो अकेले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं और अपराधियों से सख्ती से निपटने का उनका अंदाज सुर्खियों में रहता है। प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं
ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी काफी हो गई। अब जरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ आंकड़े देखिए। करीब 10 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल में 2020 में 933 दंगों के मामले सामने आए थे, जबकि करीब 23 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 2020 में 6126 दंगों की घटनाएं रिपोर्ट हुई। बंगाल में 2021 में दंगों की 776 घटनाएं हुई, जबकि यूपी में 2021 में 5320 मामले सामने आए। 2022 में बंगाल में दंगों की घटनाओं का आंकड़ा 803 पहुंचा, जबकि यूपी में 5219 दंगों की घटनाएं रिपोर्ट हुई। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि सरकार कहीं भी हो, दावे कितने भी कर ले, तस्वीरें और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बाकी फैसला जनता कर लेती है। तो मुझे भारत की बात में फिलहाल दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।